हेलो फ्रेंड्स, साइकोस्फेयर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अधिगम, और अधिगम में हमने पढ़ लिया था एक थ्योरी, थॉर्नडाइक की थ्योरी। आज हम पढ़ेंगे गेस्टाल्टवाद। तो देखते हैं गेस्टाल्टवाद क्या है। सबसे पहले हम इसकी बेसिक बातों को जानेंगे कि भाई बेसिक गेस्टाल्टवाद है क्या। उसके बाद में हम इस पे जो प्रयोग हुआ है उस प्रयोग को जानेंगे। फिर उस प्रयोग के माध्यम से हमें क्या क्या सीखने को मिला है, क्या क्या समझने को मिला है, या शिक्षा में उसका उपयोग क्या है उसको जानेंगे। शिक्षा में उसका यूज क्या है उसको जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम गेस्टाल्टवाद की। सबसे पहले कि ये जो थ्योरी है गेस्टाल्टवाद, ये है कहाँ की। तो ये थ्योरी है जर्मनी की। कहाँ की थ्योरी है? जर्मनी की। इससे 3 मनोवैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। 3 मनोवैज्ञानिक इससे जुड़े हुए हैं। नंबर 1 पर है वर्दीमर, दूसरा है कोफका, और नंबर 3 पर है कोलर। ये 3 मनोवैज्ञानिक इससे जुड़े हुए हैं। हालांकि एक मनोवैज्ञानिक और है, कुर्ट लेविन, जो गेस्टाल्टवाद थ्योरी के ऊपर ही आधारित है। लेकिन आज हम जो सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें कुर्ट लेविन का कोई योगदान नहीं है, इन तीनों का योगदान है, वर्दीमन, कोफका और कोलर। कहाँ से है? जर्मनी की थ्योरी है। कौन सी? गेस्टाल्टवाद। ठीक है। 3 मनोवैज्ञानिक, वर्दीमर, कोफका और कोलर। सबसे पहले इस सिद्धांत की शुरुआत की थी वर्दीमर ने 1912 में। शुरुआत किसने की है? शुरू तो किया है वर्दीमर ने। लेकिन हम जो अभी जो पढ़ेंगे, जो नियम पढ़ेंगे, जो प्रयोग पढ़ेंगे, उसको फेमस करवाया कोलर ने। किसने फेमस करवाया? कोलर ने। यानी जिसके प्रयोग से ये गेस्टाल्टवाद थ्योरी फेमस हुई है वो बंदा कौन है? कोलर है वो बंदा। जिसकी वजह से इस सिद्धांत का जो नाम है वो कोलर के सिद्धांत के ऊपर दिया गया है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो शुरुआत तो किसने किया था? वर्दीमर। वर्दीमर का पूरा नाम है मैक्स वर्दीमर। हालांकि पूरा नाम कोई नहीं पूछता, मैक्स वर्दीमर। 1912 में शुरुआत की थी, लेकिन फेमस किसने करवाया है? कोलर ने। ठीक है। यहाँ तक इसकी बेसिक जानकारी होगी। कहाँ से थे? जर्मनी से। ये जो सिद्धांत शुरुआत किसने की थी? वर्दीमर ने 1912 में की थी। फेमस किसने करवाया? कोलर ने। जो ये जो गेस्टाल्टवाद वर्ड है, गेस्टाल्टवाद, ये जर्मनी का वर्ड है, जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार। पूर्णाकार मतलब कंप्लीटनेस। क्या होता है? कंप्लीटनेस। हालांकि प्रयोग होने के बाद में थ्योरी का नाम दिया जाता है। पहले प्रयोग हुआ था, उस प्रयोग के बाद में उन्होंने सोचा कि भाई इस प्रयोग के अंदर ये चीज़ निकल के बाहर आई है, यानी समग्र वर्ड निकल के बाहर आया था। कुल मिला के बात यही है। तो उसने जर्मनी में देखा कि इसको क्या बोलते हैं? गेस्टाल्ट। तो उन्होंने अपने प्रयोग का नाम क्या दे दिया? गेस्टाल्टवाद। जर्मनी में था तो अपने प्रयोग का नाम दे दिया गेस्टाल्टवाद। अब हम देखेंगे प्रयोग क्या है। तो पहले हम जान लेते हैं प्रयोग हुआ किस पर था। हालांकि इन्होंने 3-4 जनों पे प्रयोग किया था। पहले कुत्ते पे भी प्रयोग किया था, मुर्गी पे भी किया था, बंदर पे भी किया था। पर इन तीनों का जो प्रयोग था वो क्या हो गया? फेल। फिर अपने कोलर भाई साहब, जिन्होंने इस प्रयोग को फेमस करवाया है, उन्होंने एक चिंपांजी लेके आए। वो क्या लेके आए? एक चिंपांजी। इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे, क्योंकि कोलर ने फेमस करवाया ना इसको। कोलर का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। इस वजह से इस सिद्धांत को कोलर का सिद्धांत भी कहते हैं। तो कोलर भाई साहब चिंपांजी लेके आए। चिंपांजी, नाम उसका सुल्तान। भाई जो और मनोवैज्ञानिक थे वो प्रयोग कर रहे थे कुत्ते पर, मुर्गी पर, बंदर पर, फेल हो गए। कोलर भाई साहब आए चिंपांजी को लेकर। क्या नाम चिंपांजी का? सुल्तान। ये हो गया फेमस। इस वजह से जो गेस्टाल्टवाद थ्योरी है उसका नाम दिया गया कोलर के नाम के ऊपर, कि भाई साहब कोलर आपने हमारी इज्जत रख ली। तो कोलर का सूझ सिद्धांत भी इस सिद्धांत को कहते हैं। क्यों कहते हैं सूझ सिद्धांत? ये हम प्रयोग जानने के बाद में देखेंगे, क्योंकि पिछली बार थॉर्नडाइक के प्रयोग में भी हमने पहले प्रयोग को देखा, बाद में उनके नामों को देखा। पहले नाम याद करेंगे फिर प्रयोग पढ़ेंगे, कोई मज़े वाली बात नहीं है।
पहले हम जान लेते हैं थ्योरी क्या कह रही है। चिंपांजी था सुल्तान। अब ये सुल्तान लेके कहाँ से आया ये बंदा? कॉलर भाई साहब लेके आया, देखो नाम याद रख लें, कैसे कॉलर, कैसे कैनरी द्वीप। कौन सा द्वीप? कैनरी द्वीप। यहाँ से लेके आया सुल्तान को। यानी सुल्तान कहाँ पे रहता था? कैनरी द्वीप। कैनरी द्वीप कहाँ पर है? एक टेनेराइफ नाम की जगह है, टेनेराइफ। कहाँ पर है वो? अटलांटिक महासागर में। हालांकि ऐसी जानकारी नहीं पूछी जाती है, फिर भी हम देख रहे हैं एक बार। ये इतना जरूर पूछ सकता है भाई कहाँ से, कौन से द्वीप के ऊपर था? कैनरी द्वीप के ऊपर। तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो फेमस किसने करवाया? कॉलर ने। तो कैसे तो कॉलर, और कैसे क्या हो जाएगा? कैनरी द्वीप। लेके किसको आया? सुल्तान को। क्यों? क्योंकि कुत्ते मुर्गी बंदर पर तो फेल हो गया, तो कॉलर को इज्जत रखनी थी अपनी गेस्टाल्ट थ्योरी की, तो वो लेके आया चिंपांजी को। चिंपांजी का नाम सुल्तान। रे सुल्तान, और सुल्तान ने कर दी चढ़ाई। कौन से चढ़ाई? कहाँ पे की? कैनरी द्वीप के ऊपर चढ़ाई कर दी। यहाँ तक इतनी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। शुरुआत किसने की थी? मैक्स वर्दिमर ने। शुरुआत की थी मैक्स वर्दिमर ने। और फेमस किसने करवाया? कॉलर ने। कॉलर ने क्यों फेमस करवाया? क्योंकि वो चिंपांजी को लेके आया था। कहाँ से? कैनरी द्वीप से। और चिंपांजी के ऊपर प्रयोग हुआ था। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे? उस प्रयोग को पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं कॉलर का प्रयोग किसके ऊपर हुआ था? हमारे सुल्तान भाई साहब के ऊपर। देखते हैं। तो क्या किया कॉलर ने? कॉलर ने सुल्तान के ऊपर, ये जो सुल्तान भाई साहब है ना, उसके ऊपर एक छड़ी के ऊपर प्रयोग किया था, ठीक है। और एक सेल्फ यानी व्यक्ति, व्यक्ति के ऊपर, मतलब व्यक्ति के साथ सुल्तान को मिला के प्रयोग किया। और एक उसने बॉक्स के ऊपर आधारित प्रयोग किया। कितने कितने प्रयोग किए उसने? एक तो छड़ी के ऊपर प्रयोग किया, एक व्यक्ति आधारित प्रयोग किया, एक बॉक्स के ऊपर। लेकिन हमें जो सीखने को मिला प्रयोग, वो मिला बॉक्स पर। यानी जो रिजल्ट निकल के आया, रिजल्ट कहाँ से निकल के आया? बॉक्स के ऊपर जो उसने प्रयोग किया था सुल्तान के साथ, वो प्रयोग हमें रिजल्ट देता है। तो देखो क्या प्रयोग था भाई। चिंपांजी, कौन? सुल्तान। चिंपांजी नहीं बोलेंगे भाई साहब, ये सुल्तान आदमी है। तो कॉलर ने क्या किया? इसको एक कमरे में बंद कर दिया। इसको एक कमरे में बंद कर दिया। और चिंपांजी भाई साहब है सुल्तान, उसको भाई साहब केले का है शौक। बिना केले खाए चिंपांजी रह नहीं सकते, ठीक है। तो उसने क्या किया? जो छत है कमरे की, उस पर केले टांग दिए। और सुल्तान भाई को केले देखकर ऐसी जीभ लल पड़ाई उसकी कि भाई केले उसको खाने हैं। उसने क्या किया? कमरे में साइड में अलग अलग जगह पे बॉक्स रख दिए। क्या रख दिए? बॉक्स रख दिए उसने। और देखा कि भाई साहब हमारा जो चिंपांजी भाई साहब सुल्तान है, वो क्या कर सकता है इन बॉक्स को देख के। तो सुल्तान सुल्तान भाई साहब सुल्तान है, कोई थोंडाइक की बिल्ली थोड़ी ना है। हमने पढ़ा था थोंडाइक, वो थोंडाइक की बिल्ली थोड़ी ना है जो इधर उधर पैर मारेगी। सुल्तान भाई साहब दिमाग का आदमी है, दिमागी। क्या कैसा आदमी है? दिमागी आदमी है। बिल्ली बार बार अभ्यास करती है बेचारी, तुक्के से उसका पैर लग जाता है पंजे पे। लेकिन सुल्तान भाई साहब बॉक्स को देखते हैं। बॉक्स को देखते ही सुल्तान भाई साहब के मुंह से निकलता है ला 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 ला। बॉक्स को देखा, बॉक्स को उठा के लाया। चलो भाई पहला बॉक्स आ गया, और बॉक्स के ऊपर खड़ा हो गया। यहाँ पे आगे खड़ा हो गया सुल्तान, पर हाथ ऊपर कर रहा है ऐसे, लेकिन केले हाथ में नहीं आए। दिमाग तो सही लगाया बंदे ने, भाई बॉक्स के ऊपर खड़ा हो जाता हूँ। एक बॉक्स ख़त्म हो गया, लेकिन सुल्तान के हाथ में केले नहीं आए। फिर बेचारा वापस उतर के दूसरा बॉक्स इसके ऊपर लगाया। तेरी की 2 नंबर बॉक्स लगाया, सुल्तान भाई साहब थोड़ा और ऊपर हो गया, लेकिन फिर भी केले हाथ में नहीं आए। फिर तीसरा बॉक्स उठाया, ये लो भाई साहब तीसरा बॉक्स, और सुल्तान भाई साहब को केले हाथ में लग गए, और सुल्तान भाई साहब ने केला खा लिया। यानी मोटी मोटी बात क्या कहना चाह रहा है सुल्तान भाई साहब? ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब अभ्यास तो कौन करते हैं? अभ्यास तो करती है थोंडाइक की बिल्ली। हम तो दिमाग का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? दिमाग का यूज़ करते हैं, सूझबूझ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? सूझ का। हालांकि पहले सुल्तान बिल्ली की तरह थोड़ा इधर उधर देख रहा था, भाई क्या करूं क्या करूं। शुरू में तो क्या कर रहा था? बिल्ली की तरह ही था वो भी बेचारा,
कभी इधर देखे कभी उधर देखे कि क्या करूँ, ये केले खाने हैं मेरे को। कभी इसके ऊपर कूद रहा है ऐसे बिना बॉक्स को, बॉक्स तो उसने बाद में देखे, पहले कूद रहा है, हाथ नहीं आए उसके। फिर अचानक उसके दिमाग में आया कि यार ये बॉक्स क्यों रखे हुए हैं कॉलर भाई साहब ने, कॉलर तो मेरा साथी है, कॉलर ने ये बॉक्स क्यों रखे हैं। फिर उसका दिमाग चला अचानक इनको देख के कि भाई बॉक्स के ऊपर खड़ा हूँगा तो मेरी हाइट बड़ी हो जाएगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, ये प्रयोग समझ में आया। अब इस प्रयोग के आधार पे हम सब कुछ इसका निचोड़ निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? सब निचोड़ निकाल लेंगे। पहले प्रयोग समझ में आया नहीं आया? थोंडाइक की बिल्ली तो अभ्यास करती है, लेकिन कॉलर का जो चिंपांजी सुल्तान है वो अभ्यास नहीं, वो दिमाग लगाता है, सूझ का यूज करता है। सूझ भी कौन सी, अचानक सूझ आई उसके दिमाग में। पहले तो वो भी बिल्ली की तरह इधर उधर हाथ पैर मार रहा था, पर लेकिन अचानक देखा कि बॉक्स क्यों रखी है कॉलर भाई साहब ने, कुछ तो रीज़न है ये बॉक्स रखने का। तो अचानक उसके दिमाग में आया कि मैं इसके ऊपर खड़ा होऊंगा तो मेरी हाइट भी बढ़ जाएगी। तो चलते हैं हम इस प्रयोग का क्या निकालते हैं, निचोड़। तो प्रयोग समझ में आया। प्रयोग हमारा क्या कहता है कि जो चिंपांजी था सुल्तान, कौन था? चिंपांजी सुल्तान। उसने किसका यूज़ किया है? पहली बात तो माइंड का यूज़ किया है। किसका यूज़ किया है? माइंड का। तो हमने देखा था जब बॉडी का यूज़ कर रहे थे, किसका यूज़ कर रहे थे? बॉडी का। तो वो जिस पे बॉडी का यूज़ होता है, शरीर के माध्यम से सीखते हैं, वो तो क्या होते हैं? व्यवहारवादी। क्या होते हैं? व्यवहारवादी। और जो दिमाग से सीखते हैं वो क्या होते हैं? लगभग संज्ञानवादी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई है? ये मतलब कौन सा हो जाएगा? ये व्यवहारवादी बिल्कुल भी नहीं है। कौन से मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी नहीं है? तो 3 मनोवैज्ञानिक पढ़े थे, कोफका, वर्दीमर और कॉलर। तो बताओ दिमाग लगा के, क्या ये व्यवहारवादी है? क्या इसका जो चिंपांजी है वो शरीर से सीख रहा है? नहीं, शरीर से तो कौन सीख रही थी? बिल्ली सीख रही थी थोंडाइक की, अभ्यास कर करके। यहाँ पे तो दिमाग लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है? दिमाग। सूझ का यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है? सूझ का। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी व्यवहारवादी नहीं है। हम पढ़ते हैं हम इस जो सिद्धांत है इसका नाम क्या क्या है, क्योंकि नाम बहुत पूछे जाते हैं। तो पहली बात तो गेस्टाल्टवाद थ्योरी थी, लेकिन फेमस इसको किसने कराया? कॉलर के चिंपांजी के वजह से फेमस हुआ। चिंपांजी अपना बॉक्स में बंद था, पहले तो उसने भी हाथ पैर मारे, फिर बॉक्स को देखकर अचानक उसने सोचा कि मेरा जो कॉलर भाई साहब है उसने बॉक्स क्यों रखे हैं। तो अचानक उसका दिमाग चला। तो अचानक चलने वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं? इनसाइटफुल लर्निंग। इनसाइटफुल लर्निंग। तो पहला नाम तो इस सिद्धांत का क्या हो गया? इनसाइटफुल लर्निंग, यानी अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, यानी अचानक सूझ के द्वारा सीखना। तो एक चीज़ तो क्लियर होगी, क्या ये सिद्धांत अभ्यास पर आधारित है? नहीं, ये तो किस पर आधारित है? सूझ पर आधारित है, माइंड के सूझ के ऊपर आधारित है। तो दूसरा इस सिद्धांत का क्या हो जाएगा? कोल्डर के नाम से इस सिद्धांत का नाम पड़ा था, कोल्डर का सूझ सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? अचानक उसके दिमाग में सूझा कि भाई ये बॉक्स क्यों रखे हैं, और अचानक को हम क्या बोलते हैं? इनसाइटफुल लर्निंग। तो अभ्यास इसमें ज़रूरी नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर होगी कि अभ्यास जरूरी नहीं है। सीखना क्या है? अचानक। अचानक मतलब अचानक इनसाइटफुल, अचानक दिमाग में कोई चीज़ आ जाती है, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना। दूसरा नाम इसका क्या हो गया? कोल्डर का सूझ सिद्धांत। क्या हो जाएगा? कोल्डर का सूझ सिद्धांत। अच्छा एक बात बताओ, अगर जो हमारा सुल्तान था, सुल्तान अगर सिर्फ एक बॉक्स के ऊपर चढ़ के ये बॉक्स के ऊपर चढ़ के उछल के अगर केले को प्राप्त करना चाहता तो क्या वो केले प्राप्त कर सकता था? नहीं। तो उसने अपना पूरा दिमाग लगाया कि एक बॉक्स से काम नहीं चलेगा, एक और बॉक्स रखना पड़ेगा भाई साहब। अगर उससे भी नहीं चला तो एक और रखना पड़ेगा। देखो बात यह है कि एक बार तो ये प्रयोग हो गया, फिर कॉलर ने क्या किया? दोबारा उसको सेम कंडीशन में डाला सुल्तान को।
एक बार नहीं होता प्रयोग, 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार करते हैं, तब पता चलता है भाई हाँ जो सामने वाला बंदा है वो क्या करना चाह रहा है। एक बारी में प्रयोग कभी भी सफल नहीं होता। जैसे मान लो 3-4 बार ये चीज़ें हुई, उसके बाद में उसने वापस डालना है इनको, चिंपांजी को केले टांग दिए, तब कॉलर ने ऐसा नहीं सोचा कि भाई मैं 1 बॉक्स रखूँ 2 बॉक्स रखूँ, उसको आइडिया लग गया कि भाई साहब 3 बॉक्स रखूँगा तो मैं इसके ऊपर चढ़ जाऊँगा, तो उसने डायरेक्ट 3 बॉक्स रखे। यानी उसने इस चीज़ को पूर्ण रूप से सीख लिया। किससे सीख लिया? पूर्ण रूप से सीख लिया। कैसे नहीं होगा कि भाई 1 बॉक्स रखूँगा फिर कूदूँगा, फिर 2 रखूँगा फिर कूदूँगा, कि हाथ आ रहा है नहीं आ रहा। उसने पूरा दिमाग लगा लिया कि भाई हाँ 3 बॉक्स तो कम से कम चाहिए मेरे को, तो पूर्ण रूप से सीखा उसने, पूर्ण रूप से सीखा। इसलिए इस सिद्धांत का नाम क्या हो जाता है? पूर्णाकार सिद्धांत। पूर्णाकार सिद्धांत। और हमने शुरू में बात पढ़ी थी कि प्रयोग के माध्यम से नाम निकाले जाते हैं। जब ये प्रयोग हो गया था तब देखा कि पूर्णकार, जो पूर्ण वर्ड होता है उसको जर्मनी में क्या कहते हैं, तो उसको जर्मनी में बोलते हैं गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट। इसलिए इस थ्योरी का नाम क्या हो गया? गेस्टाल्टवाद थ्योरी। तो एक नाम ये हो गया इसका। पूर्ण रूप से सीखा तो पूर्णाकार सिद्धांत, या फिर इसको बोल सकते हैं समग्रता। समग्र मतलब पूर्ण, एक ही बात है, कितना मर्जी नाम ले लो। समग्रतावाद सिद्धांत, एक नाम ये हो गया इसका, समग्रतावाद सिद्धांत। ठीक है। अच्छा, इस सिद्धांत का एक नाम और फेमस होता है, एक नाम और है इस सिद्धांत का, सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत। अच्छा, सूक्ष्म सिद्धांत इसको क्यों बोला? अभी तो हम कह रहे थे पूर्ण रूप से सीखना, पूर्ण रूप से सीखना, अचानक हम इसको बोल रहे हैं सूक्ष्म सिद्धांत। सूक्ष्म सिद्धांत का मतलब है कि शॉर्ट रूप में सीख लेना भाई, शॉर्ट टर्म में सीख लेना। बताओ, चिंपांजी ने शॉर्ट टर्म में नहीं सीख लिया? ऐसे थोड़ी ना कि बिल्ली की तरह उसने हाथ पैर मारे, बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारे। ठीक है, मतलब एक बार चीज़ समझ में आ गई तो बार बार में उसमें लॉन्ग वापस वही चीज़ रिपीट करना जरूरी नहीं है। मतलब रिपीटेशन जरूरी नहीं है, इसके अंदर अभ्यास जरूरी नहीं है, रिपीट करना जरूरी नहीं है। दिमाग से एक बार सीख लिया तो मतलब वो जो प्रयोग हो गया वो हमारा छोटा हो जाएगा, बार बार सेम चीज़ें दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट उसने क्या किया, 3 बॉक्स रख लिए और उसके ऊपर चढ़ गया। तो बताओ, ये जो इतनी लंबी प्रक्रिया थी क्या वो शॉर्ट नहीं होगी? हाँ, वो प्रक्रिया क्या होगी? शॉर्ट होगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत। तो ये इसके नाम हो गए। पहला नाम, अचानक कॉलर ने देखा था, अचानक चिंपांजी ने देखा बॉक्स क्यों रखे हैं भाई साहब, तो इनसाइटफुल लर्निंग। कॉलर ने फेमस करवाया क्योंकि कॉलर का चिंपांजी काम आया, क्योंकि बाकी तो फेल हो गए थे, तो कॉलर के नाम पे कॉलर का सूत्र सिद्धांत। उसने पूर्ण रूप से सीख लिया, बार बार उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। जब उस पर 5-7 बार प्रयोग किए तो उसने लगातार क्या किया, सीधे डायरेक्ट 3 बॉक्स रख लिए, एक एक करके वापस करने की कोशिश नहीं की। तो पूर्णाकार, पूर्णाकार से गेस्टाल्टवाद क्यों पड़ा? क्योंकि इसको जर्मनी में क्या बोलते हैं? गेस्टाल्ट। फिर सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत क्यों बोला गया? कि भाई सीखने के लिए लंबी प्रक्रिया अपनाना जरूरी नहीं है, शॉर्ट टर्म से भी बिना रिपीटेशन के भी क्या हो जाता है, सीखा जा सकता है। जैसे थॉर्नडाइक तो क्या है, बार बार रिपीटेशन, अभ्यास पर आधारित था, बार बार अभ्यास पर बढ़ावा दे रहा था। और ये सिद्धांत अभ्यास पर बढ़ावा नहीं देकर चीज़ों को शॉर्ट रूप में सीखना, यानी जैसे हम कह सकते हैं कि पूरा बड़ा सिलेबस होता है, मान लो पूरे बड़े सिलेबस को क्या कर लेते हैं अब हम, शॉर्ट भागों में बांट लेते हैं। तो ये सिद्धांत उस पर आधारित है। सबसे इम्पोर्टेंट यही बात निकल के आ रही है, सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत क्यों कहा जाता है इसको, कि भाई किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसको एकदम शॉर्ट रूप में बना लो, कि भाई हाँ इसके बाद में ये होगा, इसके बाद में ये होगा, इसके बाद में ये होगा। जैसे मान लो हम बचपन में सीखते थे कि 15 प्लस में 5 क्या होता है, तो हम क्या करते थे, 15, फिर 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे करते थे। अब थोड़ा ना हम ऐसे करते हैं, 15 + 5 डायरेक्ट कहते हैं 20। चलो ये एग्जाम्पल छोड़ो, आप समझ में आ गई ना चीज़ें, कि भाई शॉर्ट में बना लो उसको। तो सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत इसलिए कहा जाता है इसको। तो इस सिद्धांत का क्या निकल के आया कि समग्रतावादी सिद्धांत इसको कहा जाता है। समग्रतावादी सिद्धांत क्यों? क्योंकि जो हमारा सुल्तान था, सारा चीज़ें प्रयोग पर आधारित है। सुल्तान ने क्या किया, समग्र रूप से यानी टोटली देखा कि करना क्या है, कि भाई उसको समझ में आ गया कि 1 बॉक्स, फिर एक और बॉक्स, फिर एक और बॉक्स, फिर मैं ऊपर चढ़ूँगा तो काम हो जाएगा।
यानी जो समस्या थी उसके सामने कि केलों को कैसे खाऊं, उसने एकदम दिमाग लगा के पूरा समग्र बैठ के आराम से सोचा, समग्र रूप से सोचा भाई मेरे को एक्चुअल में फाइनल डिसीजन क्या लेना है। तभी तो इसको शॉर्ट सिद्धांत बोलते हैं, सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत। उसने कुछ फालतू में अभ्यास नहीं किया, उसने डायरेक्ट सोचा कि फाइनल मेरे को करना क्या है। तो इसलिए इस सिद्धांत को समग्रतावादी सिद्धांत कहा जाता है। पूर्ण रूप से सोचना, समग्र रूप से, समग्र रूप से समस्या को देखना। आराम से बैठ के उसने समस्या को देखा, उसका सॉल्यूशन किया। ये जो लाइन है इसको बोला जाता है फाइव फिनोमिना। ये पूछा जा सकता है कि फाइव फिनोमिना क्या है। पहली बात तो किससे रिलेटेड है ये? गेस्टाल्टवाद से। गेस्टाल्टवाद से मतलब तीनों मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड है, लेकिन मुख्य रूप से किससे? कॉलर से। फाइव फिनोमिना क्या कहते हैं? फाइव फिनोमिना को क्या बोलते हैं? समग्र रूप से समस्या को देखना, प्रत्यक्षीकरण। इस पूरी लाइन को कह सकते हैं प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? उस समस्या को समग्र रूप से देखना। इस वर्ड को क्या कहते हैं? फाइव फिनोमिना। फाइव फिनोमिना का अर्थ पूछ ले तो क्या हो जाएगा? प्रत्यक्षीकरण या फिर समग्र रूप से समस्या को देखना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। हमने प्रयोग पढ़ लिया, प्रयोग के आधार पे जो प्रयोग का नाम है वो क्या है वो पढ़ लिया। अब देखते हैं हम इसमें कॉलर भाई साहब ने क्या क्या नियम दिए। कॉलर के जो सीखने के नियम है, क्योंकि हम अधिगम टॉपिक पढ़ रहे हैं, सीखने के क्या क्या नियम दिए, फिर शिक्षा में इसके उपयोग क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। फिर टॉपिक गेस्टाल्टवाद कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, इसको याद रखने का मैंने एक तरीका बना दिया कि इसने कौन से कितने नियम दिए? 5 नियम दिए। जैसे थॉर्नडाइक ने भी नियम दिए थे, 3 मुख्य नियम, 5 गौण नियम। वैसे कॉलर ने भी सीखने के 5 नियम बताए। तो देखो, एस 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 एस, बार बार समग्र वर्ड पढ़ा था तो समग्र एस पर आता है तो एस 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 एन, ये 5 नियम हो जाएंगे। पहला नियम एस का मतलब क्या हो जाएगा? समग्रता का नियम। समग्रता को तो जर्मनी में क्या कहते हैं? गेस्टाल्ट। समग्रता का नियम, पहला नियम तो हो गया समग्रता का नियम। दूसरा नियम हो जाएगा समानता का नियम। समानता का नियम। तीसरा नियम हो जाएगा समीपता का नियम। समीपता का नियम। चौथा हो जाएगा समापन का नियम। और 5वां हो जाएगा निरंतरता का नियम। इंग्लिश में देख लेते हैं। समग्रता मतलब कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस। सिमिलैरिटी, प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी। क्लोजर, रूल ऑफ क्लोजर, समापन। और कंटिन्यूटी, रूल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये नियम कैसे दिए? तो प्रयोग याद करो। प्रयोग में क्या था? पहला बोला समग्र। कॉलर ने समग्र रूप से सोचा कि भाई कमरे में क्या क्या रखा हुआ है, मेरे को क्या क्या करना है। पहले तो जैसे उछल कूद की, हाथ नहीं आया, फिर देखा बॉक्स क्यों रखे हैं, तो समग्र रूप से समस्या को देखा। फिर एक बॉक्स रखा तो उसने सोचा इसके जैसा एक और बॉक्स रखूँगा, फिर सेम कंडीशन करूँगा, तो समानता का नियम। फिर समीपता का नियम, मतलब उसको पता लगने लग गया ऐसे अगर छोटे छोटे टुकड़ों में हम जाएंगे तो हम अपनी जो हमारी समस्या है उसके समाधान के नज़दीक पहुंच जाएंगे। प्रॉक्सिमिटी मतलब नज़दीक पहुंच जाएंगे। फिर धीरे धीरे समस्या का क्या हो जाएगा? समापन हो जाएगा। और सेम चीज़ को हम रेगुलरिटी अपना लेंगे उस चीज़ को, मतलब लाइफ के अंदर उसको दिमाग में रख लेंगे कि भाई हाँ, हमें ऐसे ऐसे रूल फॉलो करना है। जैसे हम समझते हैं एक रूल, एक नियम के आधार पर समझते हैं कि ये नियम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मान लो क्लास 10th की बात करता हूँ मैं, क्या करता हूँ? क्लास 10th। मान लो मैथ सब्जेक्ट की बात करता हूँ। इसमें मान लो 15 टॉपिक है। कितने टॉपिक है? 15 टॉपिक। हमको सारा कुछ करना है तो हम समस्या को क्या देखेंगे? समग्र रूप से देखेंगे।
ठीक है। फिर समग्र रूप से देखने के बाद में हम क्या करेंगे, दूसरा नियम क्या कह रहा था, समानता का नियम। हम देखेंगे कि समान टॉपिक कौन कौन से हैं, यानी एक जैसे टॉपिक कौन कौन से हैं। जैसे मैं बोलूँगा परसेंटेज, लाभ हानि, ठीक है, ब्याज, इनमें सारों में परसेंटेज का रूल है। तो मैं क्या करूँगा, इन टॉपिक्स की एक इकाई बना लूँगा। क्या बना लूँगा, एक इकाई बना लूँगा। ठीक है भाई, ये एक जैसी टॉपिक है, इनको मैंने एक तरफ रख लिया, तो समानता का नियम। फिर और जैसे और कोई टॉपिक है, जैसे मान लो मैंने आयत, चतुर्भुज, ये सारी को मैंने क्या डाल दिया, जियोमेट्री में डाल दिया। ऐसे ही तो होता है। फिर उनका जो क्षेत्रफल होता है उसको मैं क्या डाल देता हूँ, मेंजुरेशन टॉपिक में डाल देता हूँ, क्षेत्र मिति में। ठीक है। और जैसे जैसे इकाई बना ली, क्या बना ली हमने, इकाई बना ली, समान समान टॉपिकों की अलग अलग इकाई बना ली। तो उससे क्या हो गया, हमारा सिलेबस कई भागों में बंट गया। यानी हम क्या कर रहे हैं, उन जो चीज़ें हैं उनको क्या कर रहे हैं, सूक्ष्म रूप से बांट रहे हैं, अंश में बांट रहे हैं टॉपिकों को। क्या किस में बांट रहे हैं, अंश में बांट रहे हैं पूरे पाठ्यक्रम को। क्या करेंगे, पहले तो हम पूरे सिलेबस को समग्र रूप से देखेंगे, फिर उसमें जो समान समान टॉपिक है उसको हम अलग अलग इकाइयों में बांट लेंगे। अब हम इनको अलग अलग इकाइयों में बांट रहे हैं, मतलब टॉपिक को ख़त्म करने के हम समीप पहुंच रहे हैं। किसके क्या पहुंच रहे हैं, समीप पहुंच रहे हैं। समीप के बाद में टॉपिकों का हम क्या करेंगे, समापन करेंगे। भाई हाँ, इसी हिसाब से हमें इस सिलेबस को ख़त्म करना है। फिर सेम चीज़ निरंतरता लास्ट के अंदर आती है। 5वां रूल क्या कहता है, निरंतरता। सेम चीज़ हम अलग अलग विषयों में लगाते हैं, यानी सेम थ्योरी हम अलग अलग विषयों में लगाते हैं। तो इसलिए कॉलर ने ये नियम दिए, SSSSN। चीज़ें क्लियर हुई, 5 नियम समझ में आए। ये 5 नियम कैसे हमें करना है, इसे हमने पढ़ा था लास्ट में एक बार। सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत भी कहते हैं। सूक्ष्म सिद्धांत का अर्थ यही है, सूक्ष्म सिद्धांत का अर्थ यही है, सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत मतलब चीज़ों को छोटे छोटे भागों में बांट लेना। पहले तो समग्र रूप से देखना, कैसे देखना, समग्र रूप से देख लेना। फिर अलग अलग इकाइयों में बांट लेना, जो समान समान इकाइयाँ हो उसमें बांट लेना। अगर अलग अलग इकाइयों में बांट लेंगे तो हम धीरे धीरे उस समस्या को सॉल्व करने के समीप पहुंच जाएंगे। ये तो हो गए इसके नियम। अब हम पढ़ेंगे शिक्षा में इसके उपयोग क्या है, इस नियम के शिक्षा में उपयोग। पहले तो ये देखो, इकाई योजना। जो इकाई योजना है यानी चीज़ों को, जो सेम सेम चीज़ें उनको एक इकाई में डाल देना। शिक्षा में इसका उपयोग ये है। नंबर 2, पाठ्यक्रम निर्माण में। पाठ्यक्रम क्या होता है, एक संपूर्ण होता है, संपूर्ण भाग होता है, और हमने संपूर्ण वर्ड को तो पढ़ा ही है इस टॉपिक में। तो पाठ्यक्रम निर्माण में भी शिक्षा में इसका उपयोग है। नंबर 3, एक विधि होगी प्रायोजना विधि, यानी प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, एक समस्या को लेते हैं, पूरी एक समस्या, और उस समस्या को पूर्ण रूप से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो प्रोजेक्ट में भी किसका यूज होता है, गेस्टाल्टवाद का। जहाँ पर पूर्ण वर्ड आ जाएगा, संपूर्ण चीज़ें आ जाएगी, वहाँ पर किसका प्रयोग यूज में आएगा, गेस्टाल्टवाद का। क्योंकि गेस्टाल्टवाद का अर्थ क्या होता है, पूर्ण। जैसे इकाई मतलब सेम सेम चीज़ों को एक ग्रुप में डाल देना, ठीक है, इकट्ठा कर देना, इकट्ठा यानी पूर्ण कर देना। तो वहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, गेस्टाल्टवाद का। ठीक है। उसके अलावा एक रूल फॉलो होता है, पूर्ण से अंश, यानी संपूर्ण इकाई को अलग अलग छोटे छोटे भागों में बांट देना। उसमें भी किसका यूज होगा, गेस्टाल्टवाद का। या फिर इसको बोलते हैं स्थूल। स्थूल मतलब बड़ा, स्थूल से सूक्ष्म। ये जो 2 नियम है, पूर्ण से अंश की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इसमें भी किसका यूज होता है, गेस्टाल्टवाद का यूज होता है।
ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अच्छा ये बताओ कि ये रटने के ऊपर बल देता है? नहीं, रटने के ऊपर बल नहीं देता। किस पे बल देता है? समझने के ऊपर बल देता है, समझने पर बल देता है। ये छोटी कक्षाओं के ऊपर आधारित है कि बड़ी कक्षाओं के ऊपर? नहीं, छोटे बच्चे तो बार बार अभ्यास के माध्यम से सीखते हैं, लेकिन बड़े बच्चे यानी उच्च स्तर के बच्चों के लिए, ठीक है। एक होता है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान, एक समस्या को लेना और उसका समाधान करना, उसमें भी इसका उपयोग माना जाता है। अच्छा, जो गेस्टाल्टवादी है वर्दीमर, कोहलर, कोफका, ये समस्या समाधान को क्या बोलते हैं? एक्सपीरियंस। ये भी पूछा जा सकता है, एक्सपीरियंस। समस्या समाधान को एक्सपीरियंस किसने बोला? गेस्टाल्टवादियों ने, यानी वर्दीमर, कोफका, कोहलर ने। अनुभव, अनुभव। इसके बाद में देखो, गेस्टाल्टवाद है वो विषय वस्तु प्रकरण समस्या को समग्र रूप से देखने पर बल देता है तथा जो गामक क्रियाएं हैं, यहाँ पे गामक क्रियाओं का यूज हुआ था प्रयोग में? नहीं, गामक क्रियाओं के बजाय चिंतन, तर्क, प्रत्यक्षीकरण को क्या बोलते हैं? 5 फिनोमेना पर बल देता है। यानी ये रटने पर बल नहीं देता, ये कहता है चिंतन करो, सोचो, तर्क लगाओ, प्रत्यक्षीकरण डायरेक्ट देखकर सीखो, डायरेक्ट देखकर सीखो, उस पर बल देता है। यहाँ तक हमारी चीज़ें क्लियर हुई। 8 नंबर, यह है रचनात्मक कार्यों व अनुसंधान यानी खोज के क्षेत्र में उपयोगी है, ठीक है। मोटी मोटी बात क्या होगी भाई? पूर्ण रूप से हमने गेस्टाल्टवाद को खत्म कर लिया है। थोड़ी बहुत विशेष जानकारी पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में कि भाई और क्या क्या गेस्टाल्टवादियों के बारे में क्या क्या चीज़ें थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं हम कि भाई और क्या क्या बाकी रह गया। देखो, मैक्स वर्दीमर जिसने शुरुआत की थी, मैक्स वर्दीमर ने शुरुआत की थी, उसने प्रोडक्टिव थिंकिंग के ऊपर बल दिया है कि भाई प्रोडक्टिव थिंकिंग यूज़ करनी चाहिए इंसान को, यानी रचनात्मक चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, रचनात्मक कार्यों पर इंसान को बल देना चाहिए। तो प्रोडक्टिव थिंकिंग वर्ड किसने दिया है? मैक्स वर्दीमर ने। एक चीज़ तो ये क्लियर होगी। दूसरी चीज़ देखो, इन्होंने मिलकर एक स्कूल की स्थापना की। स्कूल ऐसी नहीं कि बिल्डिंग तैयार कर दी, स्कूल मतलब एक अलग ही क्षेत्र तैयार किया गेस्टाल्टवादियों ने, जिसे गेस्टाल्टवाद स्कूल कहा जाता है। कब किया था? इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़। 1920 के अंदर गेस्टाल्टवाद स्कूल की स्थापना हुई, जहाँ पर बच्चों को, मतलब स्कूल में नहीं, जहाँ पर जिस थ्योरी के अंदर सीखने का समग्र रूप दिखाया जाता है कि भाई सोचो, पूर्ण रूप से सोचो, फिर उसका समाधान करो, हाथ पैर ज़्यादा मत मारो, अभ्यास की जरूरत नहीं है। प्रोडक्टिव थिंकिंग लो, ठीक है।
ये चीज़ क्लियर होगी। इसके बाद में जो हमारा कोल्डर भाई साहब है, जो मैंने बोल दिया 1920, उसको याद रखना। इनका जो प्रयोग हुआ था लगभग 1912 में मैक्स वर्दीमर आया था, 1913 से 1918 तक इनके प्रयोग चले थे। 1920 में उन्होंने स्कूल की स्थापना की थी। बस ये जरूर याद रखना 1920 वर्ड। कोलर ने कुछ किताबें लिखी थी। द मेंटेलिटी, मेंटेलिटी किसकी मेंटेलिटी, किस पर प्रयोग किया था उसने, वनमानुषों पर यानी चिंपांजी पर। एप्स, द मेंटेलिटी ऑफ एप्स। एक बुक तो ये लिखी, एक बुक लिखी इसने डायनेमिक्स, गति की इन साइकोलॉजी। अभी तक तो डायनेमिक्स फिजिक्स में था, डायनेमिक्स इन साइकोलॉजी किसने डाली है, कोल्डर ने। और एक कोफका, उसकी बुक है उसकी द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ये 3 बुक्स हैं। इन बुक्स में इनका जितने भी इन्होंने प्रयोग किए हैं उनका वर्णन मिलता है। ये चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, एक चीज़ और रहेगी लास्ट छोटी सी। अच्छा, मैं पूछूं, अगर कोई बुक बनानी है 10th क्लास की, जैसे मैथ की, तो उसमें किसका यूज होगा, गेस्टाल्टवाद का। क्यों? क्योंकि उसमें समग्र रूप से सारा सिलेबस दिया जाता है, फिर उसको इकाइयों में बांटा जाता है। इकाई योजना किस पर आधारित है, प्रोजेक्ट योजना किस पर आधारित है, गेस्टाल्टवाद पर। किस पर आधारित है, गेस्टाल्टवाद पर। बुक वगैरह बनाना, पाठ्यक्रम निर्माण, ये किस पर आधारित है, जो ये पाठ्यक्रम दिया जाता है सिलेबस, कि भाई हाँ तुम्हारे पेपर में जैसे मान लो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड रीट के अंदर सिलेबस दिया जाता है, तो ये सिलेबस निर्माण की प्रक्रिया सिखाई किसने थी, गेस्टाल्टवादियों ने। किसने सिखाई थी, गेस्टाल्टवाद के मनोवैज्ञानिकों ने। ठीक है। और इन्होंने किस पर बल दिया है, रटने पर बल नहीं दिया, इन्होंने चिंतन पर बल दिया है। सोचो भाई साहब, चिंतन, तर्क करो। ठीक है। चिंतन वर्ड, गेस्टाल्टवादियों ने चिंतन को 3 भागों में बांटा है। ये सिर्फ याद रखने के लिए नॉर्मल, A, Y, B, 3 प्रकार से बांटा है, A, Y, B। गेस्टाल्टवादियों ने चिंतन को। A मतलब क्या होता है, जो हमारे सामने समस्या आई है और उसका हमें क्या करना है, समाधान करना है। उसके लिए क्या करो, सोचो। चिंतन के बारे में पढ़ रहे हैं, चिंतन करो, लेकिन कैसे चिंतन करो, प्रोडक्टिव चिंतन करो। फिर उस चिंतन का क्या करो, अभ्यास भी वर्ड इन्होंने लिया है, चिंतन के अंदर अभ्यास लेके आए हैं, हालांकि चिंतन में अभ्यास लेके आए हैं। और बी प्रकार, चिंतन का जो बी प्रकार इन्होंने कहा है, इन दोनों का क्या है, वो मिक्सअप है। इन दोनों का क्या है, मिक्सअप, यानी थोड़ा सा आंशिक रूप से तो ए और थोड़ा ही वाई। तो चिंतन के 3 प्रकार बताए, ए प्रकार, वाई प्रकार, बी प्रकार। ए में तो क्या होता है, समस्या और समस्या के समाधान के लिए प्रोडक्टिव थिंकिंग करो। वाई में इसमें थोड़ा बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। और बी प्रकार, चिंतन का जो बी प्रकार उन्होंने बताया, उन्होंने कहा है कि उसमें आंशिक रूप से तो ए और आंशिक रूप से वाई प्रकार का चिंतन होता है। तो चीज़ें क्लियर होगी। चिंतन में, तर्क करने में, स्मृति यानी याद रखने में, इन सब में किसका यूज होता है, गेस्टाल्टवाद थ्योरी का यूज होता है। यानी गेस्टाल्टवाद थ्योरी के अनुसार समस्या समाधान में चिंतन, तर्क, स्मृति, इन चीज़ों का यूज होता है, ना कि अभ्यास का यूज होता है। और यहाँ पर हम गेस्टाल्टवाद की क्या करते हैं, समापति।